सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के लास्ट प्रश्न पत्र कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी तक हम कंप्यूटर में अति लघुत्तरीय प्रश्न में 35 क्वेश्चन तक आपको करा चुके हैं। आज जो क्वेश्चन होगा वो 36 से स्टार्ट होगा और इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न को भी कराया गया है। अगर आप बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकायदा इस चीजों को देख सकते हैं। सारी चीजें अच्छी तरीके से बताई गई हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। प्रत्येक जो ऑप्शन के हैं प्रत्येक ऑप्शन के बारे में समझाया गया है। इसलिए और आपको पता है कि कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर है ये 25 नंबर्स का आता है और बहुत सारे बच्चों को इसके लैंग्वेज से प्रॉब्लम होती है कि इसको किस तरीके से हम लिखें, कैसे क्या करें। तो उन सब सारी चीज़ों का समाधान आपको जल्द ही मिलने वाला है। लेकिन तब तक हम पहले क्या करते हैं, इस चीज़ों को पढ़ लेते हैं और जैसे ये 36 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कर लें। और इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होने के बाद हम कंप्यूटर के पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को सॉल्व कराएंगे। जैसे 2019 का हो गया, 2022 का हो गया, 2023 का हो गया, 2018 का हो गया। इन सब प्रश्न पत्रों को हम यहाँ पे हल कराएंगे। लेकिन पहले उसके पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न करा दें तब, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न जब करा देने के बाद अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे। अदरवाइज जब आप प्रश्न पत्र को नहीं किए रहेंगे तो आपको उस चीज को हल करने में परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को करा देते हैं, उसके बाद जितने ही प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन आपका डी हो चुका है। डीबीएमएस का पूरा नाम यहाँ तक आपका प्रश्न कराया जा चुका है। आज जो प्रश्न बात करेंगे वो 36 है। हैकर्स क्या है इस लिखिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बड़े अच्छे ढंग से हम चीजों को करते हैं, आराम से करेंगे जिससे कि चीजें क्या हो अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तब तक अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद प्लीज एक लाइक कर दिया करिए, यानी क्लास लेने के बाद लाइक कर दिया करिए अगर अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है हैकर्स क्या है लिखिए। तो आप हैकर्स के बारे में जानते होंगे। जैसे आज के समय में क्या हो रहा है कि सारी जो एग्जाम हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो सब ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गए हैं, सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो गए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सर्वर इन सब का यूज किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो इसमें क्या कर रहा है, हैकर्स क्या है। तो जो हैकर्स होता है इसमें, जैसे अगर आपका कंप्यूटर के एक कंप्यूटर का सिस्टम है और उससे कार्य चल रहा है, तो नेक्स्ट अगला पर्सन क्या करता है, उस कंप्यूटर सिस्टम के प्रक्रिया को वो अपने वश में कर लेता है, यानी उस चीजों को अपने वश में कर लेता है और वह कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है। तो वही क्या कहलाता है, हैकर्स कहलाता है। जैसे हम सपोज दैट आप इसमें एग्जाम दे रहे हैं और अपने सिस्टम में बैठे हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट पर्सन क्या करता है, वो ऐसी प्रक्रिया अपनाता है कि उस ऑनलाइन सिस्टम को अपने बस में कर लेता है और सारी प्रक्रिया को, जो भी होना होता है, जो भी ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं, सारी प्रक्रिया को अपने वश में कर करके और उसमें उसको तोड़ देता है, उसके नियम को तोड़ देता है। और वो हैकर्स करते क्या है कि कई लोगों से पैसा वगैरह ले करके पेपर को आउट करा लेते हैं। जैसे इसके पहले मैनुअली एग्जाम होते थे, यानी हार्ड कॉपी में एग्जाम होते थे, तो क्या होता था तब भी, यानी कि एग्जाम क्या क्या हो जाता था, एग्जाम बीट कर देते थे लोग, यानी कि एग्जाम को हैक कर देते थे या पेपर आउट कर देते थे। तो अब उस प्रक्रिया को रोकने के लिए चीजों को सीबीटी बेस्ड कर दिया गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिया गया। फिर भी क्या है कि इतने एक्सपीरियंस के लोग हैं कि इस सिस्टम को भी क्या कर देते हैं, हैक कर दे रहे हैं। तो वही आपका हैकर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं हैकर्स क्या है। तो जो व्यक्ति
जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया यानी प्रोसेस की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है संचालन को अपने वश में कर लेता है तथा कंप्यूटरों की सुरक्षा घेरे को तथा कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को अपने वश में कर लेता है सॉरी घेरे को तोड़ देता है घेरे को तोड़ देता है यानी जितने भी उसकी प्राइवेसी रहती है उसको तोड़ देता है सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है हैकर्स कहलाता है हैकर्स कहलाता है ठीक है ये आपका हैकर्स है अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है कह रहा है कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है तो देखिए कंप्यूटर की शिक्षा से व्यक्ति क्या करता है सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में उसमें वृद्धि होती है जो कार्य पहले 20 व्यक्ति 10 दिन में किया करते थे या 30 व्यक्ति 15 दिन में किया करते थे वह केवल एक व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकता है यही कंप्यूटर की शिक्षा है यानी हमारे अ, जो कंप्यूटर का योगदान है इसमें ये हुआ कि जो कार्य ज्यादा दिन में किया जाता था ज्यादा समय लगता था ज्यादा व्यक्ति द्वारा लगता था वो क्या हो रहा है कि अब कंप्यूटर होने से कंप्यूटर बेस्ड होने से उसमें जो भी समय ज्यादा लगता था समय कम लग रहा है जो व्यक्ति ज्यादा लगते थे उसमें व्यक्ति कम लग रहे हैं आज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं जो 10 व्यक्ति चलाते थे वो केवल एक व्यक्ति बैठ करके सारी ऑपरेटिंग कर लेता है यानी सारी सिस्टम को ऑपरेट कर देता है एक ही व्यक्ति बैठ करके बड़ी बड़ी कंपनियां यानी बड़ी बड़ी मशीनों को चला लेता है ठीक है बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं कि जिसको एक व्यक्ति कंप्यूटर के थ्रू उसको आसानी से चला ले रहा है तो वही हमारी एक कंप्यूटर शिक्षा ही है तो हम इसकी अगर बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर किसी शिक्षा ने कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों की करने की क्षमता व्यक्ति के सामान्य कार्यों की सामान्य कार्यों की क्षमता में वृद्धि कर दी है वृद्धि कर दी है ठीक है वृद्धि कर दी है जो कार्य पहले 30 व्यक्ति 15 दिन में 30 व्यक्तियों द्वारा
30 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में किया जाता था वह केवल 2 या 3 व्यक्ति 2 या 3 व्यक्ति 2 या 3 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। 1 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है। यही आप क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा है। और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, सूचना के 2 गुण बताइए। ये भी आपका प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है। कह रहा है सूचना के कोई 2 गुण बताइए। तो सूचना के कोई दो गुण आप, एक गुण आपका तो यही हो गया कि सूचनाओं में क्या होनी चाहिए, पूर्णता होना चाहिए। सूचनाओं में क्या हो रही है, यानी कि सूचनाएं जो होनी चाहिए पूरी तरीके से कंप्लीटली होनी चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सूचनाएं आधी अधूरी रहे। और दूसरा, सूचनाएं क्या होनी चाहिए, विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। यानी इनवैलिड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, कि जो चीज एकदम फैक्ट हो। ठीक है, वो चीजें सूचनाएं कोई भी आप दीजिए किसी भी माध्यम के द्वारा, लेकिन सूचनाएं क्या हो, वैलिड होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। दूसरा, सूचनाओं में पूर्णतया होनी चाहिए, यानी वो कंप्लीट होना चाहिए। तो पहला क्या है, सूचनाएं या सूचनाओं में पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, सूचनाएं विश्वसनीय विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। एवं वैध होनी चाहिए। ठीक। सूचनाओं में पूर्णता होनी चाहिए। दूसरा, सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैलिड होनी चाहिए, अर्थात वैध होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब शुरू हुआ। देखिए ये वाला प्रश्न 2017 में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। ठीक है। और ये वाला भी प्रश्न आपका 2017 में ही पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में इंटरनेट का जो सेवा का विकास हुआ 1995 में हुआ था। किसमें? 1995 में हुआ था। 1995 ईस्वी में हुआ। ठीक है। 1995 में हुआ। ये भी प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। कह रहा है इंटरनेट के जो प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से हैं जिसके द्वारा इंटरनेट प्रोसेस में है। तो इंटरनेट के जो प्रमुख भाग होते हैं, पहला भाग तो आपका सबसे पहले कंप्यूटर ही होता है, मुख्य कंप्यूटर होता है। उसके बाद टेलीफोन हो जाता है, मॉडेम है, नेटवर्क है, और सैटेलाइट वगैरह है, और केबल नेटवर्क है। ये बहुत सारी चीजें क्या हैं, इंटरनेट के भाग हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो इंटरनेट के प्रमुख भाग, नंबर 1 आपका कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर हो गया। नंबर 2 आपका हो गया टेलीफोन हो गया।
टेलीफोन हो गया। और नंबर 3 आपका हो गया मॉडेम हो गया। ठीक, मॉडेम हो गया। नंबर 4 नेटवर्क। नेटवर्क हो गया। और नंबर 5 आपको हो गया सैटेलाइट हो गया। सैटेलाइट हो गया। और नंबर 6 हो गया केबल नेटवर्क है। कौन सा? केबल नेटवर्क। ठीक है, आदि हैं, बहुत सारी हैं। ये सब इंटरनेट के प्रमुख भाग होते हैं, लेकिन जैसे भाग तो बहुत हैं, लेकिन कुछ इसके प्रमुख भाग होते हैं जिसके द्वारा ये, अगर उसमें कोई इसमें एक भी अधूरा रहा तो ये नहीं चल पाएगा। जैसे अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, कंप्यूटर के माध्यम होगा, कंप्यूटर हो गया या सेलफोन हो गया, ये सब प्रमुख भाग होते हैं। सैटेलाइट हो गया, केबल नेटवर्क हो गया, मॉडेम हो गया, ये सब इंटरनेट के प्रमुख भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? कह रहा प्रोटोकॉल क्या होता है, तो आप ये सब जानते होंगे कि प्रोटोकॉल के बारे में सभी लोग को कुछ ना कुछ पता होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारा एक तरीके का नियम और निर्देश होता है। जैसे जब कोई भी आपके गेस्ट लोग आते हैं, या कोई जैसे लीडर्स हुए, नेता हुए, जब कभी किसी, जैसे मान चलिए कि दिल्ली से उनको आना हुआ है इलाहाबाद या प्रयागराज, तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल जारी होता है। और उस प्रोटोकॉल के माध्यम से क्या होता है कि रोड मैपिंग होती है, कि उसी के माध्यम से ही वो, उसी रोड मैपिंग के माध्यम से वहां पे पहुंचेंगे। यानी उनके लिए एक निर्देश व शर्त जारी होती है, विदाउट प्रोटोकॉल के वो नहीं आएंगे। जब प्रोटोकॉल जारी हो जाता है तो उनकी जो सुरक्षा होती है वो सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। तो यही प्रोटोकॉल होता है। आप बहुत सुने होंगे कहाँ, या माननीय आपके जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल जारी हो जाता है कि इस रास्ते पे आएंगे, यहाँ पे इतनी देर तक रुकेंगे। तो वो आपका प्रोटोकॉल होता है। अगर यहाँ 10 मिनट के लिए टाइम देंगे तो 10 मिनट, 10 मिनट के लिए ही टाइम देंगे। 10 से 10.5 मिनट हो सकता है, 11 मिनट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं कि 10 मिनट का दिया गया है समय तो आधा घंटा बीत जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो प्रोटोकॉल जो होता है एक नियम, और आपका क्या होता है, निर्देश होता है। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो चलिए प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। तो प्रोटोकॉल लिख लेते हैं। प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है। प्रोटोकॉल नियमों तथा नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है। क्या होता है? नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है, जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है। जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक होता है। यही आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन, यानी कि शिक्षा शिक्षा में रेडियो की विशेषताएं क्या हैं, उन्हीं के बारे में वर्णन करना है। तो इनकी विशेषताएं निम्न हैं। निम्न विशेषताएं हैं। ठीक है। चलिए इसकी विशेषताएं निम्न हैं। विशेषताएं निम्न हैं। जैसे पहला होगा आपका, जैसे आपका पहला हो गया क्या, सीखने में सरलता। सीखने में सरलता। दूसरा हो गया
पहुंच में आसान, इसमें पहुंच में आसान, आसानी से एक दूसरे के पास चीजें पहुंच जाती हैं रेडियो के माध्यम से। तीसरा हो गया आपका सीधा अनुदेशन, जिसको बोलते हैं आप सीधा, जिसे कभी कभी कहते हैं सीधा प्रसारण या अनुदेशन हो जाए, सीधा अनुदेशन। चौथा आपका हो जाए विचार शक्ति में वृद्धि, इसमें विचार शक्ति में वृद्धि। ठीक। और पांचवा आपका हो जाए प्रेरणा सुविधा, क्या हो जाए, प्रेरणा सुविधा, यानी आप घर बैठे रह करके रेडियो के माध्यम से चीजों की, जो भी अच्छी चीजें उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, यानी ये एक तरीके का सुविधा है। और विचार शक्ति में वृद्धि, आपकी विचार शक्ति में भी वृद्धि होती है रेडियो सुन करके। सीधा अनुदेशन, आप बैठे बैठे सीधा चीजों को सुन सकते हैं। पहुंच में आसान, बिल्कुल आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहें लेकिन आप उस चीज से अवगत हो सकते हैं, उसका सीधा यानी आपके पास वो चीजें सीधा पहुंच जाती हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। कह रहा है शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य, तो पहला एक उद्देश्य लिख लीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। किसके द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, के द्वारा नवीन, नवीन विचारों को ग्रहण करना, ग्रहण करना। दूसरा, बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीव में रुचि लेना। इसके द्वारा बालकों द्वारा, बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीवन में रुचि लेना, वन्य जीवन में रुचि लेना। ठीक, रुचि लेना, ये है शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य। तो शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य, पहला है कि विद्यार्थियों को द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, यानी नए विचारों को विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण करना, ये शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य हैं। दूसरा, बालकों द्वारा प्राणी तथा अन्य जीवन में रुचि लेना, यानी जो बच्चे हैं उनके द्वारा प्राणी, यानी जो आपके इस जगत में है प्राणी और वन्य जीव, उसमें रुचि लेना, कैसे उन चीजों को हम देख रेख करें, कैसे उन चीजों को हम जीवित रखें। ठीक है, ये बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीवन में रुचि लेना, ये शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य हैं। चलिए अगला कार्य, भारत, भारत की कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था। जरा इसका भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ, तो इसका जो उद्घाटन हुआ, कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ, वो 26 अगस्त 1927 एवं जनवरी 1935 में हुआ। कब हुआ, 26 अगस्त, अगस्त 1927 व जनवरी, जनवरी 1935 में हुआ, 1935 में हुआ, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो संचार क्या है हमारी, एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, यानी क्या, निरंतर, निरंतर चलने वाली, यानी कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, ये हुआ। जैसे विकास हमारी क्या होती है, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, वैसे संचार भी किस प्रकार की प्रक्रिया है, संचार हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक। चलिए अगला, संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है, कह रहे हैं संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो इसकी प्रमुख बाधाएं चार हैं, चार प्रमुख बाधाएं हैं, चार प्रमुख बाधाएं हैं। कौन कौन, नंबर एक आप आ गया भौतिक, हो गया भौतिक बाधाएं।
भौतिक। नंबर 2 आपका व्यक्तिगत व सामाजिक। व्यक्तिगत, सामाजिक। नंबर तीसरा क्या है? भाषा संबंधी। क्या? भाषा संबंधी। नंबर 4 है आपका संगठनात्मक। ये है आपका। ठीक है। ये संचार की 4 बाधाएं हैं। संचार की प्रमुख 4 बाधाएं हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। कह रहा है इंटरनेट को किन 4 युक्तियों के द्वारा हम जोड़ सकते हैं? तो जैसे आपका टेलीफोन हो गया। 4 युक्तियां कौन है? टेलीफोन हो गया, टेलीफोन। दूसरा आपका मॉडेम हो गया, मॉडेम हो गया। तीसरा आपका केबल नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? केबल नेटवर्क। अभी बताया गया ऊपर, नेटवर्क। और चौथा आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है। ये सब इंटरनेट के जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियां हैं, डिवाइस हैं। अब कह रहे हैं मॉडेम क्या है? पूछ रहा है मॉडेम क्या है? तो मॉडेम जो होता है ये हमारा एक मॉड्यूलेटर था, डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। जो मॉडेम होता है ये मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का इंस्ट्रूमेंट का आधुनिक रूप है। और ये करता क्या है कि ये मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया पर या प्रक्रिया कर सकता है, नहीं प्रक्रिया का प्रोसेस कर सकता है। और यही एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है, तथा जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल प्राप्त होता है उसे ही मॉड्यूलेट करके क्या करती है? डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। ये मॉडेम का कार्य है ये। यह किसी संचरण के माध्यम तथा आंकिक मशीन के माध्य संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक क्या होती है? एलिमेंट होती है। ठीक है। तो ये मॉडेम होती है। ठीक। इसको आप लिख लीजिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा है ये। अगला कह रहा है गेटवे से क्या तात्पर्य है? सर गेटवे से क्या तात्पर्य है? यानी गेटवे ऐसा कौन सा उपकरण है, इसका तात्पर्य क्या है, इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए गेटवे के बारे में लिखते हैं। तो गेटवे एक ऐसा उपकरण को कहते हैं जो ओएसआई मॉडेम के सभी 7 लिफ्टों पर कार्य करता है। जो गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। जो गेटवे होता है आपका, इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो चलिए, गेटवे गेटवे ऐसे उपकरण को कहते हैं, ऐसे उपकरण को कहते हैं जो ओ आई मॉडल के सभी 7 मॉडल के सभी 7 लेफ्टों पर कार्य करते हैं। लेफ्टों पर कार्य करते हैं। ठीक है। लेफ्टों पर कार्य करते हैं। और इसे हम क्या कन्वर्टर भी कहते हैं, यानी प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। गेटवे को गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? सॉरी, गेटवे को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 2023 में पूछा गया है। कह रहा है यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। तो यूआरएल का जो पूरा नाम होता है वो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या? यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये यूआरएल का फुल फॉर्म है। डब्ल्यू डबल एल का पूरा नाम लिखिए, कह रहा है डब्ल्यू डबल एल का पूरा नाम, तो ये होता है वायरलेस लोकल लूप होता है। क्या होता है? वायरलेस वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है WLL का पूरा नाम वायरलेस लोकल लूप होता है। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट रिले चैट क्या है? क्या इंटरनेट और रिले चैट क्या है? तो जो इंटरनेट रिले रिले चैट होता है, इसका जो ये इंटरनेट रिले चैट होता है, इसका कार्य यही है कि ये एक ही समय में, यानी एक व्यक्ति से एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। एक व्यक्ति है, वो हजारों लोगों से क्या कर सकता है? बातें कर सकता है। ये इंटरनेट रिले चैट का कार्य है, यही आपका इंटरनेट रिले है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। इस सुविधा इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है, यानी बात कर सकता है। संचार कर सकता है। ठीक है, यही आपका इंटरनेट रिले चैट होता है कि एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोग से, जैसे मीटिंग वगैरह होती है, तो उसे सपोज दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मीटिंग है, तो उनमें जितने जितने भी उनके छोटे कर्मचारी हैं, सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। तो वही चीज होती है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकते हैं, यही आपका इंटरनेट रिले चैट होता है। अगला प्रश्न कह रहा है शैक्षिक संस्थान संबंधित किन्हीं दो वेबसाइटों का नाम लिखिए। तो बहुत सारी ऐसे हमारी वेबसाइट हो गई है, जैसे आपका शैक्षिक संस्थान से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं, वो शैक्षिक संस्थान से संबंधित होना चाहिए। जैसे एक पहला आपका हो जाए www.ncert.com। www.ncert.com, एक ये हो गया। दूसरा आपका www दिव्यारो DVRAO दिव्यारो .ac.in, ये ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो स्पेस यहाँ से ये हटा सकते हैं बिंदु आप, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपके शैक्षिक संस्थान के दो वेबसाइट हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये कंप्यूटर है, थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को समझना होगा, और एक बार में नहीं चीजें समझ आएंगी। जब ये 2 से 3 बार इस चीजों को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए, इसका कार्य क्या है? देखिए, जो दूरस्थ शिक्षा होती है, ये सेवारत व्यक्तियों के लिए होता है। बहुत ही अच्छी शिक्षा है ये, कि व्यक्ति अगर सर्विस कर रहा है, तो वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। वो किसके माध्यम से? दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस, यानी यह शिक्षा सेवारत, यह शिक्षा
सेवारत व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न नई शिक्षा के विभिन्न नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है करती है। ये दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य है। अगला कह रहा है ओवरहैंड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। कह रहा है ओवरहैंड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। कौन सी क्या उपयोगिता है? तो ओवरहैंड प्रोजेक्टर की एक जो उपयोगिता है, इसका मुख्य उपयोगिता यही है, जो आप घर में निर्मित कोई भी आयाम बनाते हैं, यानी जो घर में निर्मित वस्तुएं बनाते हैं, उसको आप पर्दे पर आसानी से दिखा सकते हैं। ये ओवरहैंड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता है। इसको हम लिख लेंगे कि ओवरहैंड प्रोजेक्टर हैंड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित गृह निर्मित गृह निर्मित वस्तुओं को वस्तुओं को भी पर्दे पर दिखाया जा सकता है। पर्दे पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका ओवरहैंड प्रोजेक्टर का उद्देश्य होता है, उपयोगिता होती है। अगला ओवरहैंड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो ओवरहैंड प्रोजेक्टर के निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे आपका कैबिनेट हो गया। क्या हो गया? कैबिनेट। जैसे कैबिनेट हो गया, कैबिनेट हो गया। दूसरा प्रोजेक्शन लेंस हो गया, प्रोजेक्शन लेंस हो गया। तीसरा कूलिंग करने की व्यवस्था हो गई, करने की कूलिंग करने की व्यवस्था। ठीक है, ये हो गई। और चौथा आपकी क्या हो गई? फोकस व्यवस्था हो गई, फोकस व्यवस्था हो गई। पांचवा चौथा पांचवा हो गया, पांचवा नंबर आपका हो गया एपिडायस्को। एपिडायस्कोप। ठीक है, ये हो गया। ओवरहेड प्रोजेक्टर के ये सब भाग हैं। चलिए अगला, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो इसमें पहला एक क्षेत्र हो जाएगा कि शैक्षिक सूचना संवाहन हो जाएगा। क्या? शैक्षिक, नाम देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। शैक्षिक सूचना संवाहन में, और दूसरा शैक्षिक नीति निर्धारण में। शैक्षिक नीति निर्धारण में, ये होगी।
शिक्षा में सूचना एवं शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपयोगिता संबंधित किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो ये आपके दो क्षेत्र हैं, एक होता है शैक्षिक सूचना संवहन में और दूसरा शैक्षिक नीति निर्धारण में। चलिए अगला कार्य टेली इंटरनेट के मुख्य भाग कई बार हो चुका है। मुख्य भाग कौन कौन से हैं अभी बताया गया है कि आपका मॉडेम है, नेटवर्क है, उपग्रह है, केबल नेटवर्क है, टेलीफोन है। ये चीजें कराई गई पिछले पीछे जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन यही है। अगला कार्य इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो इंटरनेट की जो मुख्य विशेषता होती है वो चीजों को सरल एवं सरस करना होता है और आसानी से उसको उपयोग कर सके, यही इंटरनेट की मुख्य विशेषता होती है। तो इसको हम लिख लेंगे कि इंटरनेट की सहायता से इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को मानवीय संचार व्यवस्था को सरल सरस सरल सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है। बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक, ये इंटरनेट की मुख्य विशेषता है। अब करें विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो विश्व में जो इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है वो 1969 ईस्वी से 1969 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत। अगला प्रश्न करा इंटरनेट का एक कार्य बताइए। करा इंटरनेट का कोई एक कार्य बताइए। तो इंटरनेट के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अगर हम एक कार्य की बात कर लें तो विश्व में समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों की को उपयोगकर्ताओं खोज पर त्वरित प्राप्त करना होता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से कार्य क्षेत्रों से कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियां जुड़ी जानकारियां त्वरित माध्यम से त्वरित माध्यम या त्वरित प्राप्त की जा सकती हैं। त्वरित प्राप्त की जाती हैं। इस तरीके से की जाती हैं। ऐसे इंटरनेट के माध्यम से कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियां त्वरित प्राप्त की जाती हैं। त्वरित मतलब बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज हम प्राप्त कर लेते हैं। कोई चीज अगर हमको परेशानी हुई, किसी चीज को जानना हुआ, तो इंटरनेट के माध्यम से हम उसको बड़ी तेजी से उसको जान लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न करें कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। 2018 और 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य यानी ये प्रमुख 5 अंग होते हैं। निम्नलिखित 5 अंग हैं। निम्नलिखित 5 अंग हैं। नंबर 1 हो गया आपका क्या, कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर डाटा। नंबर 2 हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर। नंबर 3 हो गया कंप्यूटर प्रयोगकर्ता। प्रयोगकर्ता।
नंबर 4 हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और नंबर 5 आपका हो गया गाइडलाइंस एवं विधियां। गाइडलाइंस एवं विधियां। ठीक, ये चीजें हो गई। ठीक है। कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर उपयोग प्रयोगकर्ता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गाइडलाइन एवं विधियां। ये प्रश्न 2018 और 2022 में पूछा गया है। ठीक है। चलिए अगला, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पिछली क्लास में बताया गया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कितने प्रकार से होते हैं। तो आपका एक तो ऑडियो माध्यम से होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो, इसको इस तरीके लिखिए, चलिए। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। अगला, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये हुआ ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, ये सब टेली कॉन्फ्रेंस के प्रकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न करा 2018 में पूछा गया है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। कर शैक्षिक रेडियो को आप संक्षिप्त में समझाइए कि शैक्षिक रेडियो क्या है। तो जो, देखिए जो शैक्षिक रेडियो है, मतलब शैक्षिक रेडियो से मतलब यही है कि जिसके द्वारा आप बच्चों को सिखाते हैं, या बालक या जो भी उस चीज से सीखते हैं, वही शैक्षिक रेडियो से संबंधित है। तो अगर हम बात करें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेडियो द्वारा नियमित रूप से रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विद्यालय की विभिन्न विभिन्न कक्षाओं के छात्रों कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है। यही आपके शैक्षिक रेडियो का संक्षिप्त है। यही आपका शैक्षिक रेडियो है कि रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों पे शैक्षिक प्रसारित किए जाते हैं। ये आपसे जो आप पढ़ रहे हैं यूपी डीलर है, इसलिए इसमें जो चीज बताई गई है वो बच्चों से संबंधित बताई जाएगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2017 और 2023 में, यानी पिछले साल भी पूछा है और 2017 में भी पूछा है। कह रहा है स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है, स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है, और एक स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। दोनों का उत्तर एक ही होगा। ठीक है। तो देखिए जो स्मार्ट क्लास होता है, स्मार्ट क्लास के लिए हमको विद्यालय में, अगर हमें स्मार्ट क्लास चलानी तो उसके लिए विद्यालय में भवन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। यानी शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ नए नए साधनों के द्वारा हम चीजों को सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो लिखेंगे स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य, स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य
उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है, उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है, जहां शिक्षा जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए या शिक्षा देने के लिए करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत भवन की कोई जरूरत कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक है। यहाँ पर नए नए तकनीकियों नए नए तकनीकी साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। ठीक है। इसके निम्न माध्यम है इसके निम्न माध्यम है। ठीक है। जैसे आपका कौन सा हो गया, फोन हो गया, फोन के द्वारा आप पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बिल्कुल। उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब माध्यम है स्मार्ट क्लास के। ठीक। तो ये आपका स्मार्ट क्लास हो गया। अगला कह रहा है सूचना के कोई दो गुण बताइए, कह रहा है सूचना के कोई दो गुण। तो सूचना के दो गुण निम्न है। सूचना के दो गुण निम्न है। नंबर एक हो गया क्या, पहली बात तो प्योरिटी होनी चाहिए, यानी शुद्धता होनी चाहिए सूचना में, शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी जो भी रहे उसका कुछ ना कुछ अर्थ रहे। और वो सूचनाएं हमारी क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। उसकी जो भाषा होनी चाहिए शुद्ध होनी चाहिए, उसके जो वाक्य होने चाहिए वो शुद्ध होने चाहिए। ठीक है। ये सूचना के कोई दो गुण हैं। अगला करा है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है। तो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से मानी जाती है। किससे, लैटिन भाषा के किससे मानी जाती है, कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट से मानी जाती है। ठीक। ये जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। क्या इसका अर्थ क्या होता है, सामान्य बनाना, सामान्य बनाना इसका अर्थ है। ठीक। ये हो गया। अगला कह रहा है छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधित वेबसाइट का वर्णन करिए। यानी कौन कौन से वेबसाइट हैं जिससे छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तक की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे आपका हो गया www.book.buck.online
online.com, ये हो गया। और उसके बाद www डॉट स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट्स .com या बुक्स। ठीक। उसका जैसे आपका हो गया, अगला हो गया www डॉट फार्म FAB मार्ट MART मार्ट.com। ठीक। एक हो गया आपका www amazon.com, अमेजोन पे भी आप ले सकते हैं इसको, amazon.com। ठीक। ये चीजें आपके छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति से संबंधित वेबसाइट है। ठीक है। अगला कह रहा है छात्रों के उपयोग के लिए रोजगार प्राप्ति से संबंधित वेबसाइट का वर्णन करिए। यानी कौन कौन से ऐसे हैं जो रोजगार संबंधित वेबसाइट होते हैं। जैसे आपका एक तो सरकारी रिजल्ट हो गया। ठीक है। bankjobs.com हो गया, और careersjob.com हो गया। तो बहुत सारी चीजें हो गई। www सरकारी रिजल्ट, सरकारी, देखिए यहाँ से डॉट सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है। और आपका हो गया www डॉट careersjob.com, कैरियर जॉब डॉट कॉम। और एक आपका हो जाए www डॉट बैंक बैंक जॉब्स डॉट कॉम। ये आपके रोजगार प्राप्ति संबंधित वेबसाइट है। अगला कह रहा है एजुसेट के कोई दो कार्य लिखिए। एजुसेट आपको बताया गया था, एजुसेट के बारे में बताया गया है कि एजुसेट क्या है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे ADUSET, ये शैक्षिक उपग्रह होता है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा, यहाँ ये पूछ रहा कि एजुसेट की कोई दो कार्य लिखिए। इसके कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य ये है कि इसके माध्यम से इसके माध्यम से अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके माध्यम से इसके माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान की जाती है। क्या? प्रभावी शिक्षण प्रदान की जाती है। ठीक है। ये चीजें हैं, किससे क्या होती है, प्रभावी शिक्षण प्रदान की जाती है। एजुसेट के दो कार्य हैं। अगला कार्य प्रसार भारती का स्थापना दिवस कब है। तो प्रसार भारती का जो स्थापना दिवस है वो 23 नवंबर 23 नवंबर 1997 है। कितना है? 1997 है। 23 नवंबर 1997 है। ये प्रसार भारती दिवस का प्रसार भारती का स्थापना दिवस है। ठीक है।
अगला कह रहा है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या है? तो आपको पता है कि प्रिंटर जो हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल युक्ति होती है जो बाइनरी कोड के आंकड़े को क्या करती है, प्राप्त करती है। तो प्रिंटर, प्रिंटर एक प्रकार की, एक प्रकार की इलेक्ट्रो मैकेनिकल, मैकेनिकल डिवाइस है, डिवाइस है जो क्या करती है, जो बाइनरी के आंकड़े, आंकड़े प्राप्त करती है, करती है। तथा इसको कागज पे क्या करती है, प्रिंट कर देती है। तथा इसको कागज पर प्रिंट कर देती है, देती है। ठीक है, ये प्रिंटर है। अगला करा है स्मृति क्या है? तो स्मृति का मतलब ये आपको पता होगा, स्मृति का मतलब किसी चीज को याद रखना होता है। ठीक है, ये आपके जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे बाल विकास, तो वहां पे ये चीजें मिली होंगी। ठीक है, यानी किसी चीज को आप संचरित रखना, काफी समय तक उसको संचरित रखना, ही आपकी क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। लेकिन यहाँ जो स्मृति पूछ रहा है ये कंप्यूटर से संबंधित पूछ रहा है। तो अगर हम कंप्यूटरी भाषा में बात करें इसको, तो कंप्यूटर में किसी भी निर्देशों को, कंप्यूटर में किसी भी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को, परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली, प्रयोग किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। युक्ति स्मृत कहलाती है। ठीक है, ये आपकी स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? तो ये जो ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की जो शैक्षिक शुरुआत हुई, ये सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शन का एक गुण बताइए। दूरदर्शन का क्या करिए, एक गुण बताइए। तो जो दूरदर्शन का एक जो गुण है, ये इसका मेन गुण ये है कि जो विशेषज्ञ गुणी या अध्यापक हैं उसी कमी को ये क्या करता है, पूरा कर देता है। यानी दूरदर्शन अगर आप देख रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जिसको देखने से आपको वहां से चीजें, जो भी ज्ञान की चीजें होती हैं वो अर्जित हो जाती हैं। यानी आपको अध्यापक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका ये मेन गुण है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके डाटा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ, विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की, गुणी अध्यापकों की
कमी का निराकरण संभव है। संभव है। ठीक है, ये दूरदर्शन का एक गुण है। अगला प्रश्न कह रहा है संचार की कोई दो विशेषताएं बताइए। कह रहा है संचार की दो विशेषताएं, तो संचार की पहली विशेषता ये है कि ध्यानाकर्षण का सिद्धांत होना चाहिए। ध्यान ध्यानाकर्षण का सिद्धांत। दूसरा है स्पष्टता का सिद्धांत। स्पष्टता का सिद्धांत, ये है संचार की दो विशेषताएं। अगला कह रहा है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है, तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ईटीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईटीवी। ठीक है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ईटीवी कहा जाता है। ठीक। अगला कह रहा है पैकेजेंस का क्या अर्थ है। कह रहा है पैकेजेंस का अर्थ क्या है। तो देखिए पैकेजेंस के बारे में देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति व्यक्ति संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से जिस माध्यम से जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करते हो एवं व्यवस्थित करती हैं करती हैं वह पैकेजेस कहलाते हैं। वह कहलाते हैं। ठीक, ये हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है पैकेजेस के प्रकार बताइए। तो इसके प्रकार आपके मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। एक होता है वर्ड प्रोसेसर होता है। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर होता है। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन जिसको आप पीपीटी बोलते हैं। पीपीटी जो होता है। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन पैकेज। प्रेजेंटेशन पैकेज। तीसरा होता है वर्कशीट पैकेज होता है। वर्कशीट पैकेज। वर्कशीट के बारे में आपको पढ़ाया गया है पिछले क्लास में। चौथा है आपका डाटाबेस। डाटाबेस। ठीक है, ये पैकेज के प्रकार हैं। ठीक है, तो आज हम 80 क्वेश्चन तक यानी 80 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। इसके बाद हम 81 से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप 80 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। देखिए ये कंप्यूटर है, आपको एक बार में नहीं समझ आएगा। 2 से 3 बार जब आप चीजों को रिवाइज करेंगे तो बड़ी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि इसके लैंग्वेज जो होते हैं वो थोड़ी सी खतरनाक होते हैं। चीजों को समझना थोड़ा आसान नहीं होता है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पहले कुछ पता है तो बड़ी आसानी से आप चीजों को गेन कर जाते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको इसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाता है। अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है, चूंकि जब आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे तो आपको इसमें इतिहास नहीं लिखना होता है।
ये फैक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको फैक्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप फैक्ट नहीं लिख पाएंगे तो आपका आंसर वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप पहले कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते होंगे, कंप्यूटर को नहीं पढ़े होंगे, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और 25 नंबर का होता है, अगर आप 12 से कम नंबर पाते हैं तो आप यहाँ पे बैक लग जाएगा, आपका फेल हो जाएंगे। तो इसलिए काफी सेंसिटिव सब्जेक्ट होते हैं ये सब, जो 25 नंबर वाले होते हैं। तो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं, उन पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों को आप रट डालिए। यानी 3 से 4 बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और बहुविकल्पी प्रश्न अगर आप अच्छे तरीके से कर लिए तो 5 नंबर का आपका वहीं से श्योर हो जाएगा। 25 नंबर के प्रश्न पत्र वाले जितने भी पेपर हैं, उसमें एक एक नंबर को ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। और थर्ड सेमेस्टर के जितने बच्चे हैं वो एकदम लग जाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको एक सेमेस्टर का एग्जाम और देना है, और इसके पहले आपको टेट या सीटेट निकालना होगा। और आगामी संभवतः ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपका एक भी पेपर में अगर बैक लगा तो आप साल भर के लिए आप, यानी 6-7 महीने के लिए आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो इसलिए पूरी कोशिश करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगने पाए। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए पीक टाइम चल रहा है, और गवर्नमेंट्स की जो मंशा है उसको देख करके लग रहा है कि इन फ्यूचर वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप पढ़ाई करिए तब तक। और अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप दिया करिए। और प्लीज वीडियो देखने के बाद उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। ओके।